नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 9th के लिए अपन प्रत्येक प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, अपन ने सारी प्रश्नावलियों को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, सिर्फ एक प्रश्नावली और बच रही है। तो साथियों, उसी सीरीज के अंदर आज मैं लेकर के आया हूँ प्रश्नावली 9th, जो कि आपके व्रत है और उसका वन शॉट लेकर के आज आया हूँ। देखिए साथियों, आज अपन इस प्रश्नावली का बहुत ही बड़े लेवल के साथ एक ऑपरेशन करने वाले हैं, जिसके अंदर इसके हर एक पॉइंट को उठाएंगे और हर एक सवाल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कैसे सवाल बन सकता है किसी भी लाइन के ऊपर। तो आपका सिर्फ मुझे चाहिए 1 घंटे के लिए ईमानदारी के साथ समय। देखिए साथियों, प्रश्नावली थोड़ी बड़ी है, प्रूव करने वाला सवाल है, तो समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, परेशान ना होवे, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग वे के अंदर मैं आपके सवालों को यहाँ पर कराने का थोड़ा प्रयास करूंगा। तो साथियों, जैसा कि मैं हर प्रश्नावली को शुरू करने से पहले बेसिक को पढ़ाता हूं और पहले मैं प्रश्नावली का नाम क्लियर करता हूं, तो अपन यहां पर सबसे पहले देखेंगे इस प्रश्नावली का क्या नाम है। तो देखिए साथियों, इस प्रश्नावली का नाम है व्रत। क्या है साथियों? व्रत। तो सबसे पहले हमें एक व्रत के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई पूछ ले कि व्रत होता क्या है, तो हमें व्रत के बारे में पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है साथियों कि किसी एक निश्चित बिंदु से उसके चारों ओर समान दूरी पर स्थित, किसी एक निश्चित बिंदु से उसके चारों ओर समान दूरी पर, उसके परिते समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ। मेरी बात को ध्यान से सुनना, व्रत की परिभाषा बता रहा हूं मैं कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, चारों ओर समान दूरी पर, यहां से हर एक बिंदु को देखेंगे तो वो समान दूरी पर होगा। इन सभी बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है, बिंदु को मिलाने से जो रास्ता बनता है, जो बिंदु पथ होता है, उस बिंदु पथ को अपन क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों, उसको अपन व्रत कहते हैं। ये जो बिंदु पथ हमें मिला है, इसको अपन क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए व्रत को लेकर के। और उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को अपन केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ठीक है। और ये जो हमें बिंदु पथ प्राप्त होता है ना साथियों, इस बिंदु पथ को, यानी ये जो हमें आउटर जो लाइन प्राप्त हो रही है, बाहरी लाइन जो प्राप्त हो रही है, ये जो बिंदु पथ है, इसे व्रत की क्या कहते हैं? तो परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और ये जो संरचना बनी है, इसे हम क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों, इसे व्रत कहते हैं। इतना सा हमें इसके बारे में बेसिक सा पता होना चाहिए। इस प्रश्नावली में आपको ये नहीं पूछेगा कि केंद्र क्या है, परिधि क्या है, ठीक है, व्रत क्या होता है, लेकिन हमें ये एक जानकारी में होना चाहिए। ठीक है ना साथियों, क्लास 9th के अंदर है और हमें 6th का बच्चा अगर आकर के पूछ ले कि भैया हमें ये बता दो, कि दीदी हमें ये बता दो कि व्रत क्या होता है, केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होती है, और हम वहां पर अगर ढेर हो जाएंगे उसके सामने, तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, हमें पूरा अच्छे से उसको जवाब देना है, कि उसको समझाना है कि व्रत क्या होता है। तो आप क्या बताओगे कि किसी भी एक नियत बिंदु से उसके चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदु का जो बिंदु पथ प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे जो बिंदु पथ से जो संरचना प्राप्त होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसको व्रत कहते हैं। और वो बिंदु पथ होता है, उसको अपन परिधि कहते हैं। और जिस बिंदु से अपन बात कर रहे हैं, वो उसका केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र। और ये संरचना क्या है? व्रत है। थोड़ा और ध्यान देंगे तो आपको मैं यहां पर बताता हूं कि केंद्र को, अब इसके बाद एक शब्द आता है साथियों, त्रिज्या। क्या आता है? त्रिज्या। देखो, परिभाषा में यहां लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, उसको आप अपनी भाषा के अंदर लिख दे। ठीक है, जो मैंने परिभाषा भी बोली है व्रत को लेकर के, आप क्लास को रोक करके अपनी भाषा में उसको लिख दे, तो ताकि आपको भी याद होगी, अपनी भाषा में लिखी हुई होगी। तो ठीक है, अब मैं जैसे त्रिज्या को समझा रहा हूं, इसकी परिभाषा आप लिखोगे कि देखो त्रिज्या क्या होती है, तो समझना, व्रत के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु, परिधि से आप कोई सा भी बिंदु उठा लो, तो व्रत का केंद्र और परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु की जो बीच की ये दूरी होती है ना प्यारे साथियों, उसको त्रिज्या कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखोगे? तो व्रत के केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी या बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो प्यारे साथियों, ये हमें कौन मिल चुकी है? त्रिज्या मिल चुकी। क्या मिल चुकी है? त्रिज्या। और त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है, तो अगर मैं व्यास की बात करूं तो व्यास क्या होता है साथियों? तो ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। अगर मैं त्रिज्या को डबल कर दूंगा ना, तो मुझे व्यास मिलेगा, और अगर मैं व्यास का आधा कर दूंगा ना, तो मुझे क्या मिलेगी? त्रिज्या मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो साथियों, हमने देखा कि त्रिज्या क्या होती है। अब व्यास हमेशा ध्यान रखना केंद्र से गुजरता है। व्यास हमेशा कहां से गुजरेगा? केंद्र से गुजरने वाली लाइन। व्यास की अगर मैं परिभाषा की बात करूं ना, तो परिभाषा क्या बनेगी? देखो, त्रिज्या का 2 गुना होता है, ये तो एक सूत्र टाइप बात हो गई। ठीक है, लेकिन हमें व्यास को परिभाषित करना हो कि एक्चुअल में व्यास होता क्या है, तो सिंपल सी बात है कि परिधि पर स्थित 2 बिंदु को मिलाने वाली लाइन,
व्यास दो बिंदु को मिलाता है, दोनों ही परिधि पर होने चाहिए, तो परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से गुजरे, हमेशा ध्यान रखना केंद्र से गुजरनी चाहिए। कहां से गुजरनी चाहिए? केंद्र से। अगर केंद्र से गुजरेगी तो ही उसको व्यास बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ भी हो, चाहे इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाऊं, चाहे इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाऊं, चाहे इस बिंदु को मैं इस बिंदु, किसी को भी कहीं से भी मिला लो, परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से गुजरे उसे व्यास कहते हैं। परिभाषा को नोट कर लेना, ठीक है। अब यहां पर देखिए, हमने व्यास को पढ़ लिया, हमने त्रिज्या को पढ़ लिया, हमने वृत्त के बारे में देख लिया क्या होता है। अब साथियों, इसके अंदर परिधि पर दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा एक और होती है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास ये दो बिंदु है, एक बिंदु ये रहा, ये एक बिंदु मान लेते हैं कि हमारे पास ये है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये भी तो एक रेखा है जो इन दो बिंदु को मिला रही है। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना कि ये आपका केंद्र है और ये रेखा केंद्र से नहीं गुजर रही है। तो ध्यान दे, परिधि पर स्थित, कान खोल के सुने, परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से नहीं गुजरे उसे हम जीवा कहते हैं। ये क्या है प्यारे साथियों? ये है जीवा। आगे बात समझ में क्लियर है? दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, ठीक है। तो व्यास हमेशा केंद्र से गुजरेगा और परिधि के दो बिंदु को मिलाएगा। जीवा केंद्र से नहीं गुजरेगी बट परिधि के दो बिंदु को मिलाएगी। और त्रिज्या केंद्र को परिधि से मिलाती है। केंद्र को कहां से मिलाएगी? परिधि से मिलाएगी, उसको अपन क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। बाकी वृत्त के बारे में अपन ने ऑलरेडी देख लिया है। सिंपल सा ये एक बेसिक फंडामेंटल है जो आपको क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो इस चीज को आप जैसे नोट करें, परिभाषाएं मैंने बोली है वो आपने लिखी होगी ऐसा मैं मानता हूं। देखिए साथियों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लिखने से वो इमेज आपके दिमाग में छप जाती है और आपको एक लॉन्ग टाइम तक वो चीजें क्या आती है साथियों? याद रहती है। केवल इसको एक मूवी के जैसे देखोगे, हाँ हो सकता है अभी समझ में आ जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ पल के बाद आप उस चीज को भूल जाओगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो गणित के अंदर भी लिख लिख के याद करोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। फॉर्मूले वगैरह हो गए, कोई डेफिनेशन आती है, उसको लिखो एक बार, ठीक है। तो वो चीज आपके दिमाग में छप जाएगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप एक बार नोट कर लो व्यवस्थित तरीके से, फिर मैं कुछ आगे और आपको बेसिक बातें बताता हूं। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप प्रमेय है जो आपको पता होनी चाहिए, प्रमेय समझ लो, नियम समझ लो, जो हमारे सवालों को करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर ये आपको पता है ना साथियों, तो सवाल आपके लिए मक्खन हो जाएंगे। बिल्कुल साथियों, आप सबसे पहले बेसिक को समझे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं कि कौन कौन सी प्रमेय है जो आपको इस प्रश्नावली में ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहली बात, अगर किसी भी वृत्त के अंदर जो मैं बात बता रहा हूं उसको सुनते जाओ और समझते जाओ और अपनी भाषा के अंदर लिखते जाना, ठीक है। अगर किसी वृत्त के अंदर ध्यान देना, कोई भी जीवा मैंने खींची, जैसे ये मैंने जीवा खींची, क्या खींची? ये जीवा। और ये क्या होता है? वृत्त का क्या होता है? केंद्र होता है। तो यहां पर ध्यान दे कि वृत्त से किसी जीवा पर खींची गई लंब रेखा, मैंने क्या बोला कि वृत्त के अंदर क्या किया? किसी जीवा के ऊपर एक लंब रेखा खींची। तो हमेशा ध्यान रखना, वृत्त से किसी जीवा पर खींची गई रेखा उस जीवा को समद्विभाजित करती है। हमेशा क्या करेगी? समद्विभाजित करती है। यानी अगर मैं ऐसा काम कर दूं कि यह देखना, ये ओ, ये पी और ये बी, ठीक है। ए बी हमारे पास जीवा थी और ओपी मैंने उसके ऊपर क्या की? लंबवत रेखा खींची। यानी मैंने काम किया, इस ए बी के लंबवत खींच दी ओपी, तो हम मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा एपी बराबर बीपी। यानी ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर आएगा। ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि वृत्त की जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। अगर मैं इसका उल्टा बोलना चाहूं, इसका उल्टा क्या बोलूं कि वह रेखा, मेरी बात को सुनना, कि वह रेखा, केंद्र से आने वाली वह रेखा जो इस जीवा को समद्विभाजित करे वो उसके क्या होती है? लंबवत होती है। वो जीवा के क्या होती है? लंबवत होगी। क्योंकि लंबवत होगी तो समद्विभाजित करेगी और समद्विभाजित करेगी तो लंबवत होगी। जस्ट दोनों एक दूसरे की विपरीत बातें हैं। आगे बात सुनना है तो इसको आप अच्छे से नोट करें। और इसका उल्टा क्या है? उल्टी वाली लाइन में बोल रहा हूं, मेरी बात को आप ध्यान से सुने कि वृत्त के केंद्र से आने वाली या गुजरने वाली वह रेखा जो क्या करे? आपके इस जीवा को समद्विभाजित करे। जो जीवा को समद्विभाजित करे तो वह जीवा पर लंबवत होती है। तो वह जीवा पर क्या होती है? लंबवत होती है। आगे बात समझ में, तो इस चीज को आप अच्छे से नोट करो। यह बात हो गई आपके पहली प्रमेय जो आपको ध्यान में रखनी है। यह भी आपके बहुत काम की है। इसी के साथ साथ एक और चीज है जो आपको बहुत ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वो ये है साथियों कि जैसे ये आपको कोई वृत्त दिख रहा है, क्या दिख रहा है? वृत्त। अब यहां पर देखना, और यह है आपके वृत्त का केंद्र। क्या है? वृत्त का केंद्र। तो यहां पर देखना कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर जो जीवाएं होती है, जैसे ये
इतनी सी दूरी के ऊपर ये है ना, तो अगली जीवा को भी मैं क्या करता हूं, इतनी सी दूरी पे बना लेता हूं। तो वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, अगर मैं ये वाली दूरी भी डी ले रहा हूं और ये वाली दूरी भी मेरे पास डी है, इस केंद्र ओ से अगर दूरियां बराबर है कि ये वो दूरी और ये दूरी बराबर है, यानी मेरी बात को ध्यान से समझे कि केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं हमेशा उनकी लंबाइयां बराबर होती है। तो यहां पर देखिए जो समदूरस्थ जीवाएं होती ना, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित, समदूरस्थ, समदूरस्थ है ना, समदूरस्थ जीवाएं जो होती हैं उनकी लंबाइयां क्या होती है, तो लंबाइयां हमेशा ध्यान रखना, लंबाइयां हमेशा ध्यान रखना बराबर होती है। समदूरस्थ जो जीवाएं होती है उनकी लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि अगर दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर है, तो देखो इसका ये तो सिंपल सी बात होगी कि अगर दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर, तो उनकी लंबाइयां क्या होगी, बराबर होगी। या फिर उल्टा ये हो सकता है कि अगर दो जीवाएं जिनकी लंबाइयां बराबर है, तो आप क्या कह सकते हो, अगर दो जीवाओं की लंबाइयां बराबर है तो वो उस केंद्र से समान दूरी पर स्थित होगी। ध्यान रखें, समान दूरी पर स्थित है तो लंबाइयां बराबर होगी, और लंबाइयां बराबर है तो वो समान दूरी पर होगी। दोनों ही एक दूसरे की जस्ट क्या है, उल्टी बात है, अपोजिट बात है, जो हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो ये दोनों जो पॉइंट है, प्रमेय है, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन सवालों की, उसके बाद हमारा चक्रीय चतुर्भुज आएगा, उसको भी अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले इनके ऊपर अपन क्या है, थोड़े सवाल कर लेते हैं। इसको अच्छे से देख लो, एक बार नोट कर लो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, मैं भी देख लेता हूं। हमें बोला जा रहा है कि यदि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं, मेरी बात को सुनना, हमें वृत्त को सर्वांग सम बताया गया है। सर्वांग सम वृत्त का मतलब होता है साथियों जिसकी त्रिज्याएं बराबर हो, यानी ऐसा वृत्त जिसकी दोनों त्रिज्या बराबर हो उसे सर्वांग सम कहते हैं, ठीक है। यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो दे रखा है तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की जो बराबर जीवाएं हैं वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये दो वृत्त है, दोनों के अंदर मैंने बराबर बराबर जीवाएं ले ली। जैसे ये मैंने जीवा ले ली, ये मेरे पास ए बी जीवा है और ये मेरे पास पी क्यू जीवा है। क्या जीवा है, पी क्यू जीवा है। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि मुझे ये सिद्ध करना है कि ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, केंद्र है यहां पर भी, और यहां मैं एम बिंदु ले लेता हूं, यहां मैं एन बिंदु ले लेता हूं। अब ये क्या है, तो ये त्रिज्या है, और वापस इधर भी क्या है, तो ये भी त्रिज्या है। ये क्या है, तो ये भी एक त्रिज्या है, और ये भी क्या है, त्रिज्या है। अब मुझे बताओ ये त्रिज्या तो इस त्रिज्या के ऑटोमेटिक बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि देखो इसकी त्रिज्या के बराबर है, चूंकि हमें त्रिज्याएं बराबर दे रखी है। तो सिंपल सी बात, अगर मैं दिया हुआ मैटर की बात कर लेता हूं, तो दिया हुआ मैटर से मुझे मिलेगा कि एम बराबर पी एन, ए एम बराबर पी एन, और ये आपका बी एम, ये क्या है, बी एम, ये जो बी एम है वो किसके बराबर होगा, तो क्यू एन के बराबर होगा। ये मैटर तो मुझे दे रखा, और मुझे ये भी दे रखा है कि जीवाएं बराबर है, यानी ए बी और पी क्यू क्या बराबर है, और ए बी बराबर क्या है, पी क्यू। तो अब मुझे ये बताना है कि साथियों कि इस जीवा के द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित किया जा रहा है, देखो ये जीवा और जीवा, इसके द्वारा ये कोण यहाँ पे अंतरित हो रहा है, इसके द्वारा ये कोण अंतरित हो रहा है। मुझे इन दोनों कोणों को बराबर बताना है। तो ये तो देखो साफ साफ दिख रहा है ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तीनों ही भुजाओं के बराबर हो चुकी है। तो दोनों ये त्रिभुज बताओ सर्वांग समसिद्ध हुए कि नहीं हुए। एस 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 सर्वांग समता कसौटी से सर्वांग समसिद्ध हुए कि नहीं हुए, बोलो हाँ। तो आप बोलोगे जी गुरु जी तो हो चुके हैं। तो बिल्कुल, अगर ये सर्वांग सम हो चुके हैं तो मुझे बताओ सर्वांग सम त्रिभुजों में आपने क्या पढ़ा। ऐसे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं जिनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं बराबर होती है। तो मुझे बताओ अब इस कोण को इस कोण के बराबर होने से कोई रोक सकता है क्या, नहीं रोक सकता है। तो सिंपल सा ये तो दिया हुआ मैटर यहाँ लगाएंगे, फिर अपन क्या करेंगे, जब हल की बात आती है ना तो हल में अपन लिखेंगे त्रिभुज, ये आपका एबीएम हो जाएगा, त्रिभुज ए बी एम इज त्रिभुज एबीएम व त्रिभुज पी क्यू एन में, इन दोनों में अपन देखेंगे, देखना क्या होता है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि ए एम बराबर पी एन, ये हमें दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है। फिर लिखेंगे बी एम बराबर क्यू एन, तो ये भी हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, जो दिया है वो दिया हुआ ही लिख सकते हैं। और तो क्या करेंगे, ए बी बराबर पी क्यू, ये हमें दे रखा है बराबर जीवाएं, हमें बोल रखा ना बराबर जीवाएं, तो ये बराबर जीवाएं हैं, तो मैंने इसलिए इनको बराबर लिखा। तो फिर मैं लिखूंगा कि अतः मैं लिखूंगा एस 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 सर्वांग समता कसौटी से क्या होगा, ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम होगा। तो अपन लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी एम इज सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन। अब ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो चुका है, तो मुझे बताओ ये वाला कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो मैं लिखूंगा अतः कोण कौन सा हो जाएगा साथियों, यहां पर देखना कि एक तो कोण हो जाएगा ए एम बी और एक हो जाएगा पी एन क्यू, क्योंकि सर्वांग सम हो चुका है तो संगत कोण बराबर होंगे। तो कोण ए एम बी, अतः कोण ए
ए एम बी इज इक्वल टू कौन पी एन क्यू, कौन पी एन क्यू। तो वो चीज हमने प्रूव कर दी है जो पूछना चाह रहा था, कि वो कहना चाह रहा था कि ये जो बराबर जीवाएं हैं वो केंद्र पर बराबर बराबर कोण अंतरित करती है, ऐसा सिद्ध करो। तो वो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। अब साथियों इसी का एक अगला सवाल है जो इसका जस्ट अपोजिट सवाल है, उसको देखो। इसी का जस्ट उल्टा सवाल है, उसमें क्या दिया गया है उसको देखिए साथियों, कि यदि सिद्ध कीजिए, कि आपको बोल रहा है कि यदि सर्वांग समवृत्त की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है तो सिद्ध कीजिए कि जीवाएं बराबर होगी। इस सवाल को थोड़ा ढंग से समझना। अभी आपको क्या दे रखा था, पहले मैं वापस ये कहानी बता देता हूं, उसके बाद अब इसी का उल्टा सवाल क्या उसको समझे। अभी इस सवाल में हमें दे रखा था कि दोनों सर्वांग समवृत्त हैं, ओके। तो अब हमें कह रहा था कि सर्वांग समवृत्त है तो और त्रिज्याएं बराबर दे रखी, तो आप मुझे बताओ कि जीवाएं हैं वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेगी या नहीं करेगी। ये चीज हमें यहां पर सिद्ध करनी थी, कोणों को बराबर लेकर के आना था। लेकिन इसका उल्टा सवाल ये कह रहा है कि वृत्त तो सर्वांग सम है, अभी भी वृत्त तो सर्वांग सम है, यानी त्रिज्याएं तो बराबर है, लेकिन अब की बार हमें ये कोण बराबर दे रखे हैं। क्या दे रखे? कोण। तो हमें ये बताना कि यदि कोण बराबर है तो हमें बताओ जीवाओं की लंबाइयां बराबर होगी या नहीं होगी। तो वही काम अपन करेंगे कि इस त्रिभुज ए बी एम और आपका त्रिभुज रहेगा पी क्यू एन, इसमें अपन देखेंगे और हम देखेंगे तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे देखो दो चीज तो हम पाएंगे, नहीं पाएंगे कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरा हम पाएंगे कि ये वाला एंगल यानी कोण आपका ये हो जाएगा ए एम बी इज इक्वल टू कोण पी एन क्यू, क्योंकि हमें दे रखा कि कोण बराबर है। तो अब मुझे बताओ कौन सा रूल लगेगा जब आप सेकंड वाला सिद्ध करोगे, तो उसमें लगेगा आपके साइड काम आ रही, एंगल काम आ रहा, साइड काम आ रही, इसकी भी साइड काम आ रही, एंगल काम आ रहा, साइड काम आ रही है। तो साइड एंगल साइड, दूसरे वाले में साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी लगेगी और ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो मुझे बताइए आप, जब त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके तो संगत भुजाएं बराबर होगी कि नहीं होगी। तो बताओ ये ए बी भुजा पी क्यू के बराबर होगी कि नहीं होगी। जब ए बी पी क्यू के बराबर आ जाएगी तो बताओ दोनों की संगत जीवाएं बराबर हुई कि नहीं हुई। यानी अगर कोण बराबर अंतरित हो रहा है तो जीवाएं बराबर होगी और जीवाएं बराबर है तो कोण अंतरित बराबर होगा। यह है आपका सवाल जो कि यहां पर क्लियर हो चुका है। तो इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, अक्सर आता रहता है यह सवाल, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। हमें बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, यहां पर देखना ये आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हो गया बड़ा, और ये छोटा वाला है जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, इन दोनों के ये केंद्र हो जाएंगे। तो हमें ये पूछना चाह रहा है कि वृत्त दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो एक यहां पर प्रतिच्छेद हो रहा है और एक यहां पर प्रतिच्छेद हो रहा है। तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है? दो बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात। फिर आगे देखिए, तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो, यानी आपको जो दूरी दे रही ना, इस केंद्र से इस केंद्र की दूरी, वो दूरी दे रही प्यारे साथियों 4 सेंटीमीटर, यानी ये दूरी मुझे कितनी दे रही? 4 सेंटीमीटर दे रही है। इसको केंद्र ओ मान लेता हूं, इसको मैं ओ डैश मान लेता हूं, ओ और ओ डैश हो जाएगा। अब यहां हमें पूछा जा रहा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करो। वेरी गुड, यहां पर हमें पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। अब देखो उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो इधर भी हो और जो उधर भी हो। तो ऐसी जीवा कहां है? तो आप देख रहे हो कि ये देखो ये जीवा उभयनिष्ठ आ रही कि नहीं आ रही। ये जीवा ऐसी है जो इस वृत्त में भी है और ये जीवा ऐसी है जो इस वृत्त के अंदर भी है। मुझे इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इसका नामकरण संस्कार करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। ये जीवा हो जाएगी, मान लेते हैं एबी जीवा। कौन सी होगी? एबी। अब मुझे बताओ, अभी अपन ने पढ़ा कि केंद्र को परिधि के बिंदु से मिलाते हैं तो कौन आती है भाई साहब? तो त्रिज्या आती है। तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो मुझे बताओ 5 सेंटीमीटर, चूंकि ब्लू वाला वृत्त बड़ा है, बड़े की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार ये देखो छोटा सा त्रिभुज है, इसको अगर मैं परिधि से मिलाऊंगा तो यहां से मुझे कौन मिलेगा? यहां से मिलेगी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, चूंकि ये वृत्त कितने सेंटीमीटर का है? 3 सेंटीमीटर का है। हमें यहां पर क्या करना है साथियों? हमें इस जीवा की लंबाई ने एबी की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर मुझे ये वाली लंबाई पता चल जाए, देखना यहां पर मैं बिंदु लिख रहा हूं पी, ये बिंदु मैंने बीच में ले लिया बिंदु पी। कौन सा ले लिया? एक बिंदु पी। अगर मुझे ये दूरी पता चल जाए एपी, कौन सी दूरी पता चल जाए? एपी। तो अगर एपी पता चल जाएगी तो मैं इसका दुगुना करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एबी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एबी। अब यहां पर देखिए ऐसा क्या करें कि अपना काम हो जाए। अब पहली बात तो आपके दिमाग में चीज क्लिक होनी चाहिए कि इसका दुगुना करने से एबी क्यों मिल रहा है। बिल्कुल वेरी नाइस, ये प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए। तो इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अभी भी जस्ट मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि किसी भी वृत्त के अंदर किसी भी जीवा को, किसी भी वृत्त के अंदर किसी भी जीवा के ऊपर अगर केंद्र से लंब डाला जाता है, अगर केंद्र से क्या डाला जाता है? लंब डाला जाता है। ये केंद्र से मैं क्या डाला? लंब। तो मुझे बताओ ये उसको क्या करेगा? समद्विभाजित करता कि नहीं करता है? बोलो आप।
करता है। तो वही प्रोग्राम यहां हो रहा है भाई साहब की, यहां देखिए है कि इससे मैंने इसके ऊपर क्या डाला लंब, तो मुझे अगर ये पता चल जाएगी तो ये भी पता चल जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर है, तो मैं एक निकाल कर डबल कर दूंगा। अब इसको ज्ञात करने का क्या रास्ता है इसको समझे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, मेरे को ये एपी की लंबाई चाहिए, तो इसको निकालने का जो रास्ता है वो ये है कि मैं इस त्रिभुज में जाऊं और त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये निकालूं। क्योंकि पहली बात तो हमें पता चल चुका है कि ये 90 डिग्री का है, कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। कैसे पता चला, क्योंकि मुझे पता है कि केंद्र से जाने वाली रेखा इस जीवा के ऊपर हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत। चीजें सारी पता होगी ना तो सवाल आपके लिए हलवा होगा। क्या होगा, हलवा। अगर पता ही नहीं कि ये लंबवत होती है तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये 90 है तो आप यहां पर वो प्रमेय लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए मैं एक काम करता हूं कि ये जो दूरी है ना इसको मैं x मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं प्यारे साथियों, x। यानी यहां से यहां की दूरी मैंने x मानी है, तो बताओ ये कितनी बचेगी, तो 4 माइनस x। भाई 50 रुपए थे, 10 रुपए दे दिए तो बचे तो कितने, 50 माइनस 10, यानी मेरे पास टोटल कितनी लंबाई थी, 4। 4 में से एक x मान ली तो दूसरी 4 माइनस x बचेगी। मामला क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अब देखना इस त्रिभुज की बात करता हूं मैं, त्रिभुज AOP के अंदर, ठीक है। आप दिया हुआ जो भी दे रखा वो लिख लेना, मैं सीधे सवाल की बात करता हूं, इसका हल कैसे होगा उसको समझने का प्रयास करते हैं। कि यहां पर देखो हम करेंगे त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में यहां मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाह रहा हूं। कौन सी प्रमेय लगा रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अभी सब कुछ हल हो जाएगा, 2 मिनट तक के लिए आपका ध्यान इधर होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय कहती है भाई साहब कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कर्ण है, कौन आधार है, कौन लंब, इधर देखो सब कुछ क्लियर कर दूंगा। 90 डिग्री के सामने कौन होता है, कर्ण, तो कर्ण की जगह मैं लिखूंगा 5 का स्क्वायर। ओके, फिर ये आपका हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर यहां पर देखो लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर कितना आपके पास, तो एपी, तो यह आ जाएगा एपी का स्क्वायर। ऐसा कैसा, अब मेरी बात सुनो, मेरे को एपी की वैल्यू चाहिए ना, तो एपी को इधर रखो, इसको इधर भेजो, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, माइनस इस मैटर को इधर भेजो, तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और बराबर बचेगा मेरे पास एपी स्क्वायर। यानी एपी स्क्वायर का मान मुझे पता चल चुका। इसको थोड़ा सा अगर मैं सोल्व कर लूंगा तो मेरे बढ़िया काम हो जाएगा, तो कर लेते हैं। 25 ऐसा का ऐसा, ये देखो आप देख रहे हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर्वसमीका लग रही है ना, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहां देखना ये माइनस ऐसा कैसा, सर्वसमीका लगा रहा हूं, a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर, माइनस 2 a की जगह 4 और b की जगह आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा, और प्लस आता है बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर बराबर क्या चल रहा है, तो बराबर आ जाएगा एपी स्क्वायर। अभी 2 मिनट में हलवा करता हूं, इधर देखना इसको, ये 25 माइनस सब कुछ कोष्टक में चलेगा। मैंने कोष्टक क्यों लगाया, यहां पर कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर यहां प्लस होता। ये माइनस है ना, ये बड़ा धमाल करता है, ये धमाल ऐसे करता है कि अंदर घुस करके सबको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, उनका रूप बदल देता है। और रूप कैसे बदलता है, तो चिन्ह परिवर्तन कर देता है। तो ये कोष्टक के बाहर माइनस है ना, ये बहुत खराब चीज है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसकी सेफ्टी के लिए एक रक्षा कवच दे दिया इसको मैंने, और यहां पे मैंने क्या लगा दिया है, कोष्टक लगा दिया, ठीक है। अब इसको एंट्री देंगे, थोड़ा तसल्ली से देंगे, पहले अपना प्रोग्राम खत्म हो जाए ना उसके बाद देंगे। तो अपने अंदर प्रोग्राम चल रहा है कि 4 का स्क्वायर कितना चल रहा है, 16 चल रहा है, माइनस माइनस 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, ये भाई साहब x है तो ये x ऐसा कैसा आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा। मामला क्लियर है, बराबर एपी स्क्वायर अपने चल रहा है। अब इसकी एंट्री दो, प्रोग्राम हो गया ना, शांति है, अब इसको ले जाओ अंदर। तो यहां देखते हैं, पहले दिख रहा है नहीं दिख रहा, आपको देख लेता हूं मैं। ओके, बहुत दिख रहा है यहां से, तो क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां देखना, ये 25 ऐसा का ऐसा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 16, माइनस को क्या कर देगा, इधर प्लस कर देगा, और ये आपके 8x हो जाएगा, और ये वापस इसको भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा। सबसे लड़ता है ये, ठीक है ना, सबसे लड़ता है और सबको खत्म भी कर देता है। ये आ गया एपी स्क्वायर। अब देखो 25 में तो 16 तो घटा दो ना यार, ये तो बचपन से करता आ रहे हैं। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। तो यहां देखना 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आ गया एपी स्क्वायर। दिस इज समीकरण नंबर 1, इससे नीचे आपको नहीं दिखेगा। ओके, तो यहां हमारा काम हो चुका, एपी स्क्वायर निकाल दी। जो प्रोग्राम आपने इस वाले ट्राइंगल के अंदर किया, त्रिभुज में किया, वही प्रोग्राम आपको उधर वाले त्रिभुज में करना है। तो अब मैं नया त्रिभुज ले लेता हूं, पहले कौन सा लिया, एपीओ, यानी एपीओ। अब मैं ले रहा हूं एपीओ डेस। तो अब यहां देखना, ये मामला यहां से मिटा देता हूं मैं, ये आपको बताना था। अब यहां देखना त्रिभुज
पी ओ डैश में, इस वाले त्रिभुज में आ जाओ भाई साहब। यहां अपन क्या करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितनो, यहां देखो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने कर्ण भाई साहब बैठे हैं, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर, आधार कितना है, तो ये x है, हमने इधर का x माना था ना, यहां पर माना था अपन ने, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना क्या माना था। तो हमने माना था कि ओ डैश पी एक्स है। तो बताओ ऑटोमेटिक क्या पता चल गया हमें ओपी का मान पता चल गया। ओपी आ जाएगा 4 माइनस एक्स। तो मुझे जहां ओपी की जरूरत पड़ी थी वहां मैंने 4 माइनस एक्स लिखा था, ये देखो ये आधार की जगह, ठीक है। अब आधार स्क्वायर, आधार का मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब तो आपका एपी है, तो ये आ जाएगा एपी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक्स स्क्वायर को इधर भेजो माइनस एक्स स्क्वायर, बचा क्या, एपी स्क्वायर। तो ये आपकी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भी एपी स्क्वायर का मान बता रही है, समीकरण 2 भी एपी स्क्वायर का मान बता रही है, दोनों एपी स्क्वायर का मान बता रही है, तो दोनों बराबर हो जाएगी। अगर दोनों की राइट साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। यहां देखो अगला प्रोग्राम, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब क्या होगा, यहां देखना 9 प्लस 8x, 9 प्लस 8x, 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बराबर में हमें ये लिखना है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो कट रहा है ना उसको काट दो, बिल्कुल काटते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर से कट गया, 9 से 9 कट चुका। अब यहां मुझे वैल्यू मिली है 8x बराबर कुछ नहीं है, 0 बचा। क्या बचा, 0। तो मुझे बताओ x बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर x बराबर 0 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है। तो अब मुझे बताओ x 0 होने से क्या इफेक्ट पड़ा, x 0 होने से ये इफेक्ट पड़ा है प्यारे साथियों कि आपके पास जो एपी की लंबाई है ना, वो एपी की लंबाई कितनी है, x बराबर लिख दिया मैंने 0, तो एपी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो एपी की लंबाई यहां से अपन निकालने बैठते हैं, तो ये देखो यहां से निकाल लेते हैं, तो यहां 0 लिखूंगा तो एपी स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना, मुझे तो एक्चुअली एपी की लंबाई चाहिए ना, तो x का मान 0 इसमें पुट कर दो, तो x बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दो सा, ये रख देते हैं रखने पर। तो जैसे इसमें रखोगे तो 9 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर एपी स्क्वायर। अगर एपी स्क्वायर यानी हमें एपी स्क्वायर का मान कितना मिला 9, तो बताओ एपी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी एपी कितना मिल चुका आपको, एपी 3 मिल चुका है। अब मुझे बताओ एपी बराबर आपको 3 आ रहा है, तो अब आपको क्या चाहिए, एबी चाहिए। तो अतः एबी बराबर, अतः एबी बराबर, अतः एबी बराबर 2 इंटू एपी। तो 2 इंटू एपी करेंगे तो 2 इंटू 3 और ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया साथियों, एबी की लंबाई ज्ञात कर दी है, ठीक है। तो आपके ये सवाल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन अगर पूरा नहीं हुआ तो एक बार वापस देख ले इसको, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल बड़ा अच्छा है, आता रहता रिपीटेड सवाल है, तो इसको ढंग से आप नोट करें। बाकी बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की तरफ, ठीक है। इसको अच्छे से देख लो एक बार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल क्या है मैं पढ़ता हूं, आप स्क्रीन के ऊपर देखें, समझ में आ जाएगा आपको भी। यहां देखिए, यहां बोला जा रहा है कि यदि एक रेखा दो से केंद्रीय वृत्तों को, देखो दो से केंद्रीय वृत्त दिख रहा है आपको, एक ये छोटा एक बड़ा है, ये जो आपको रेखा दिख रही है, ये रेखा क्या करती है इसके बारे में देखिए, ये करती है जिसका केंद्र ओ है, ए बी और सी और डी पर प्रतिच्छेद करती है। देखो ए बी सी डी 4 जगह ये प्रतिच्छेद कर रही है इन दोनों वृत्तों के अंदर। तो मुझे बताना है कि ए बी बराबर सी डी है, बिल्कुल। तो मुझे क्या बताना है कि ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर है। तो इसका प्रोसीजर समझे थोड़ा सा, यहां मुझे एक रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रचना। उस रचना को समझे, रचना क्यों करनी है। यहां देखिए हमने पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहां ये आपका केंद्र है और यहां से अगर मैं ये लंब डालता हूं, इसको मैं बिंदु एम दे देता हूं, ओ एम, यानी मैंने काम किया कि ओ एम यानी लंब डाला है। देखो अगर बड़े वृत्त की बात करूंगा तो जीवा आ जाएगी आपके पास एडी, यानी ये एडी के ऊपर लंब डाला है। और छोटे वृत्त की बात करूंगा तो ये किसके ऊपर लंबवत हो जाएगा, तो ये बीसी के ऊपर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके बीसी। ये दोनों हमें रचना से प्राप्त हुए, ठीक है। अब यहां मुझे क्या बताना है कि ये जो एबी टुकड़ा है वो सीडी के बराबर है। तो यहां देखना इसका हल कैसे होगा। अपन सबसे पहले छोटे त्रिभुज की बात करते हैं, यानी या फिर बड़े में देखो या छोटे में एक ही बात है। अपन बात करते हैं छोटे वृत्त में, सॉरी छोटे वृत्त में। अगर छोटे वृत्त में देखोगे तो ये आप पा रहे हो कि ओ एम है वो बीसी के ऊपर लंबवत है, यानी ओ एम है वो लंबवत है बीसी के ऊपर, ये इस पर लंबवत है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो अब अपन लिख सकते हैं अतः कि ये जो भाग होगा bm और ये cm ये दोनों बराबर आएगा। bm इज इक्वल टू
बी एम इज इक्वल टू सी एम, ये दोनों मेरे भाग क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका लम्ब है वो इस जीवा को समद्विभाजित करेगा। अब बात करूं ये चीज अगर मैं छोटे वृत्त की जगह किसमें बात कर लेता हूं, बड़े वृत्त में बात कर लेता हूं, तो यहां देखना बड़े वृत्त में किसमें बात करते हैं साथियों, बड़े वृत्त में। तो बड़े वृत्त के अंदर आप देखोगे तो OM है वो इस AD जीवा पर लंबवत है, यानी OM है वो लंबवत है इस AD जीवा पर। इस समीकरण को समीकरण 1 दे दो, तो यहां पर ये भाग आ गया, देखो AM और MD ये दोनों बराबर हो जाएंगे। AM बराबर अतः AM बराबर MD। इसका कारण भी आप कोष्टक में लिख सकते हो कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये काम अपने यहां पर कर दिया। अब मेरी बात सुनना, हमें ये पढ़ा है अभिगृहित के अंदर, क्या पढ़ा हमने कि बराबर में से बराबर घटाया जाता है, तो अब जो आपका शेषफल होता है वो भी बराबर आता है। तो मुझे बता, ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है और ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है, मुझे ए बी और सी डी लाना है। ए बी कैसा आएगा, जब मैं इस एम में से क्या घटा दूं, इस वाले भाग में से मैं बी एम को घटा दूं, यानी ये वाला भाग इस भाग के बराबर है, ये वाला भाग इसके बराबर है, तो इस बराबर हिस्से में से बराबर हिस्सा ये घटा दूंगा तो मुझे ए बी और सी डी मिलेगा, वो भी बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसके लिए मुझे समीकरण 2 में से 1 को घटाना पड़ेगा, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ये काम मैं यहां पर करता हूं। तो इस काम को आप समझने का प्रयास करते हैं। तो एम में से बी एम घटा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ए एम माइनस बी एम, ठीक है, बराबर। फिर आपके क्या कर रहा हूं, एमडी में से सीएम घटा रहा हूं, ये आ जाएगा एम डी माइनस सी एम। तो एम में से बी एम घटाओ, इस एम में से बी एम घटाओ तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। इसी प्रकार आप एम डी यानी ये बड़ा वाला, उसमें से क्या घटा रहा हो, सी एम, तो क्या मिलेगा आपके पास, सी डी मिलेगा। और यही तो हमें सिद्ध करना है यार, सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि ए बी है वो सी डी के बराबर है, और हमने बता दिया ए बी है जो सी डी के बराबर है, एच पी हेंस प्रूफ, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट करो। एक और सवाल करते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको और चीजें समझ में आ जाएगी, फिर उसके बाद अपन एक नए पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। इसको नोट करो। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल को देखना, स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा का खंड है वो दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर आएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले डायग्राम का प्रोग्राम समझ लो कि क्या क्या डायग्राम में चलाना आपको। तो इस प्रकार से ये डायग्राम है, ये आपको कह रहा है कि किसी एक ही वृत्त के अंदर, जैसे मैंने मान लिया कि ये आपके पास एक वृत्त है, इसमें दो बराबर जीवाएं हैं, जीवाओं की लंबाइयां बराबर दे रही है। सवाल को थोड़ा ढंग से देखना, प्यार से देखना, समझ में आ जाएगा। यहां देखना, एक जीवा आपके पास ये हो जाएगी और दूसरी जीवा आपके पास ये हो जाएगी। इन दोनों जीवाओं की लंबाइयां बराबर है, इसके नाम दे दो आप। अगर ये आपके पास ए बी जीवा है तो ये आपके पास कौन सी जीवा आएगी, सी डी, और ये आपका पास केंद्र हो जाएगा ओ, और ये बिंदु में मान लेता हूं, बिंदु कौन सा है, पी बिंदु मान लेता हूं, जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब मुझे संगत खंड बराबर बताना है, यानी ये वाला भाग इसके बराबर होगा और ये वाला भाग इसके बराबर होगा, ऐसा मुझे बताना है। तो यहां पर देखना, जो दिया हुआ वो आप लिख लेना। मैं रचना की बात करता हूं, मुझे एक रचना करनी पड़ेगी, और रचना में मैं क्या करूंगा कि यहां से एक तो मैं इस केंद्र से इस जीवा पर लंब डालूंगा, और इस केंद्र से इस जीवा के ऊपर भी क्या करूंगा, लंब डालूंगा, 90-90 डिग्री की लाइन यहां पर डाल देता हूं। तो मैंने रचना करी है, क्या रचना करी है कि ये देखो, इसको मैं m बोल देता हूं, इसको मैं n बोल देता हूं। तो OM किसके ऊपर लंबवत हो जाएगा, तो CD के ऊपर हो जाएगा। तो OM लंबवत CD, और ये आ जाएगा ON है जो आपके AB पर लंबवत हो जाएगा, ON लंबवत आपके पास हो जाएगा AB, ठीक है। यहां तक आपको ये क्लियर हो गया है। हमें जीवाओं की लंबाइयां बराबर दे रखी है, नहीं ए बी किसके बराबर दे रखा है, सी डी के, तो हमें ए बी बराबर सी डी दे रखा है, ये अपन दिया हुआ में लिखेंगे। ए बी क्या है, सी डी के बराबर, ए बी बराबर, देखो रचना में एक और चीज लिख दो आप, क्या लिखोगे, हमने ओ को पी से मिलाया, ठीक है, ओ को पी से मिलाया। पहला काम तो ये किया, दूसरा काम ये करे कि ओ को पी से मिलाया, ये दोनों हमने रचना में किया, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, दिया हुआ की बात और कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एक चीज दे रखी है कि आपका ए बी बराबर सी डी है, ए बी किसके बराबर, ये जीवा इस जीवा के बराबर है, जीवाओं की लंबाइयां बराबर दे रखी है, इसको समीकरण 1 दे दो, हमारे काम आएगी। हमें ए बी बराबर क्या दे रखा है, सी डी दे रखा है। अब मेरी बात सुनना, हमने अभी एक प्रमेय पढ़ी थी स्टार्टिंग के अंदर कि अगर जीवा के ऊपर केंद्र से लंब डाला जाता है तो वो उसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है, बिल्कुल। तो यहां पर अपन वो चीज भी लिख सकते हैं, चलो उसको मैं बाद में बता दूंगा आपको। फिलहाल आप एक काम करें कि मुझे इस त्रिभुज 1 को इस त्रिभुज 2 के सर्वांग सम लाना है, ताकि मैं इस टुकड़े को इस टुकड़े के बराबर बता सकूं।
क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के अंदर संगत आपकी भुजाएं होती बराबर होती है। तो इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के बराबर लाने के लिए मैं इन त्रिभुजों में देखूंगा कि क्या क्या बराबर चल रहा है। ठीक है, सर्वांग सम कैसे सिद्ध करते हैं, ऐसे ही करते हैं। पहले दोनों त्रिभुजों में देखते हैं कि कौन सी भुजा कौन से कोण बराबर चल रहे हैं, ताकि अपन सर्वांग समता कसौटी लगा सके। तो यहां देखना, सबसे पहले मैं हल के अंदर एक प्रोग्राम चालू करता हूं कि मैं त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज आपके लिया OPN और OPM। तो त्रिभुज यहां देखना, त्रिभुज OPN वे त्रिभुज OPM में इसमें क्या क्या बराबर है। तो आप बोलोगे सर एक तो कोण 90-90 डिग्री के है आपके, तो इस कोण का नाम लेता हूं मैं कोण ONP बराबर आ जाएगा कोण OMP बराबर 90 डिग्री आ जाएगा रचना से। ये कैसे पता चला है, तो रचना से साफ साफ क्लियर हो रहा है। दूसरी बात आप देखोगे, आपको पता है कि ये दोनों जीवाएं क्या है, लंबाई में बराबर है। और मुझे पता है कि जीवाओं की लंबाइयां बराबर तभी होती है जब वो केंद्र से समान दूरी पर होती है। यानी केंद्र से समान दूरी पर जो जीवाएं होती है उनकी लंबाइयां बराबर होती है। तो लंबाइयां बराबर दे रखी है, तो ये जो आपकी दूरियां हैं केंद्र से, ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों भी बराबर होगी कि नहीं होगी। फिर अपन लिखेंगे OM बराबर ON। कारण क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे समदूरस्थ जीवाएं, ठीक है ना, या फिर बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। बराबर जीवाएं जो होती हैं, बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, केंद्र से समदूरस्थ होती है, समदूरस्थ होती है। बताओ और कोई दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा हो तो आपको? कोई दुख तकलीफ नहीं है। हमें पता है कि ये लंबाइयां बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगी। फिर आपके देखो ये OP इसमें भी आ रही, इसमें भी आ रही, दोनों त्रिभुज में आ रही है, तो OP बराबर OP उभयनिष्ठ हो जाएगी। जब भी आपको 90 डिग्री का कोण दिखता है, इसका मतलब आप वहां पर RHS सर्वांग समता कसौटी लगा दो, जरूरी नहीं है, लगा दो जरूरी नहीं है, लेकिन संभावना हो सकती है। क्या हो सकती है? संभावना। अब मेरी बात सुनो, सर्वांग समता कसौटी RHS तब लगती है जब एक कोण 90 डिग्री का हो और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कर्ण होती है वो भी बराबर हो, और उसके अलावा एक और भुजा बराबर हो। तो ऐसा काम यह हो रहा है क्या, 90 डिग्री की भुजा बराबर है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा देखो बराबर आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है, और एक और भुजा बराबर आ रही कि नहीं आ रही। तो सिंपल सा यहां पर देखिए, अतः RHS सर्वांग समता कसौटी से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं त्रिभुज OPN इज सर्वांग सम त्रिभुज OPM। अब मुझे बताओ, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो ये भुजा इसके बराबर होगी कि नहीं होगी। तो अपन फाइनली कह सकते हैं कि अतः कि ये आपका PN है और ये PM है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, PN बराबर PM। दिस इज समीकरण नंबर 2, यानी ये टुकड़े मुझे बराबर मिल चुके हैं। ठीक है, यहां तक ये क्लियर होता है। अब मेरी बात सुनो, अभी हमने देखा कि ये इसके ऊपर लंबवत है, तो मुझे बताओ ये दोनों भाग बराबर होंगे कि नहीं होंगे। चूंकि केंद्र से आपके जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्वि बाधित करता है, तो यहां लिखूंगा चूंकि, अपन लिखेंगे केंद्र से, चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर ये समद्विभाजित करता है तो मुझे बताओ हम क्या कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो आपका CM है और ये आपका MD है, ये दोनों बराबर होगा, CM बराबर MD। दिस इज समीकरण नंबर 3। और आपका इधर देखूं मैं, तो ये AN है और ये आपका कौन सा हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे दे दो कि CM बराबर MD बोलो या फिर MD बराबर CM बोलो, एक ही बात है ना, MD और CM बराबर हो जाएंगे, MD और CM बराबर हो जाएंगे। और दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि ये आपका AN है और ये आपका BN है, ये भी बराबर हो जाएगा, AN बराबर BN। किसी को भी किधर भी लिख सकते हैं, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक अपना काम हो चुका है। मुझे क्या करना है, मुझे काम करना है कि इस टुकड़े को इस टुकड़े के बराबर लाना है। अभी मैंने ये तो बता दिया है, अभी मुझे ये बताना जरूरी, यहां पर एक बताना चीज बाकी है कि क्या मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है। यानी जो MD वाला भाग है ना, अगर मैं N भाग के बराबर लेकर के आ जाता हूं, MD को N के बराबर लेकर के आ जाता हूं, तो उससे मुझे क्या फायदा होगा कि अगर मैं इन दो बराबरों के अंदर ये बराबर जोड़ूंगा तो ये बराबर भी आपका क्या आएगा, पूर्ण भी बराबर आएगा, और वो चीज हमारे यहाँ पे सिद्ध हो जाएगी। तो मैं क्या करूं ऐसा जादू कि MD है वो N के बराबर आ जाए। तो पहली चीज तो आप मुझे बताओ कि यहां पर ये आपको जो MD मिला है, ये जो आपको MD मिला है, वो MD अपन लिख रहे हैं, चूंकि MD बराबर, MD क्या है, तो आप बोलोगे सर ये CD का आधा है, ये पूरी जीवा का क्या है, आधा है, तो हाफ ऑफ CD है, CD का आधा है, समीकरण नंबर 5 दे दो। इसी प्रकार मैं बोलूं कि N क्या है, तो आप बोलोगे सर जो N है ना, वो N क्या है, इस पूरी जीवा का आधा है, AB का आधा, हाफ ऑफ AB है, इसका क्या आधा, ये आपके समीकरण कौन सी आ जाएगी,
6 आ जाएगी। अब मुझे बताओ कि ये आपके एपी का आधा नहीं है, इस एबी का आधा है। क्या है? एबी का आधा है, ये एबी का आधा है। अब आप बोलोगे सर एबी और सीडी तो हमें बराबर दे रखे हैं, तो आप मुझे बताओ जब एबी और सीडी बराबर है तो आपका हाफ एबी और हाफ सीडी भी बराबर होगा कि नहीं होगा? तो समीकरण 1, 5 और 6 से, समीकरण 1 और 5 और 6 से क्या निष्कर्ष निकलता है? देखना, समीकरण 1, 5 व 6 से क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर देखो ए बी सी डी बराबर है तो हाफ ए बी और हाफ सी डी भी बराबर होगा। यानी अगर ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर कि एम डी बराबर ए एन। तो हमने ये बता दिया है कि ये जो एम डी है, यानी ये जो आपका एम डी है वो इस ए एन के बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो इन दोनों में मैं ये जोड़ूंगा तो ये भी आपस में बराबर होगा। चूंकि बराबरों में बराबर जोड़ा जाता है तो पूर्ण भी बराबर होता है। ये दो बराबर है, इसमें ये दो बराबर जोड़ूंगा तो ये जो पूर्ण आएगा ये भी बराबर आएगा। और यही तो हमें सिद्ध करना है कि ये खंड और ये खंड क्या है? बराबर है। अब मैं क्या करूं कि इसमें ये जोड़ सकूं? तो जोड़ने का एक ही तरीका है। अब मुझे क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 7 दे दो। क्या दे दो? 7। अब एमडी में क्या जोड़ना है? इस एमडी में जोड़ना है मेरे को पीएम, और पीएम का है तो आप देखोगे पीएम का, देखो पीएम, तो पीएम को इधर रखना है ना, तो ऐसा कर दो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीएम को इधर ले आओ, देखो जोड़ना है तो वो लेफ्ट लेफ्ट में चाहिए, ठीक है। पीएन को उधर ले जाओ। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 और 7 को जोड़ लेते हैं। तो ये प्रोग्राम अगर मैं यहां कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? ये प्रोग्राम लास्ट वाला, ठीक है। अब मैं लास्ट वाला प्रोग्राम यहां कर रहा हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 7 और 2 को जोड़ रहा हूं, 7 + 2। तो 7 में आप देखोगे एमडी, यह आ गया एमडी, प्लस इसमें आ जाएगा पीएम, यह आ जाएगा पीएम, बराबर यह आ जाएगा एन, यह आ जाएगा एन। उसमें क्या जोड़ रहे हो आप? एन में क्या जोड़ रहे हो? पीएन, तो यह आ जाएगा पीएन। अब एमडी में पीएम जोड़ो, क्या करना है? एमडी में पीएम जोड़ना तो क्या मिलेगा? पीडी मिलेगा, तो यह आ जाएगा पीडी, बराबर। इसी प्रकार मैंने क्या किया, एन में पीएन जोड़ा, एन में पीएन जोड़ा तो मुझे क्या मिला? एपी मिला, तो यह आ जाएगा एपी। तो इसी प्रकार मुझे बताओ, जब आपने एक खंड बराबर कर दिया है, इसी प्रकार मुझे बताओ ये वाला खंड भी बराबर आएगा आपका, सीपी और बीपी। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि सीपी बराबर बीपी। फाइनली वो लाइन लिख देंगे कि अतः जब दो जीवाएं इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है तो उनके संगत खंड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से सवाल को अपन यहाँ पर क्या है, कर पाएंगे। तो आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक एक चीज को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। आपको समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देख सकते हो आप, डिटेल से आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नए पैटर्न पर आधारित सवाल करेंगे, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अगले सवालों की तरफ बढ़ने से पहले आपको कुछ थोड़ा मैं बेसिक बताता हूं, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखिए, अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। इसको समझ लोगे और जो 2-3 लाइनें हैं बेसिक उसको समझ लोगे तो आने वाले सवालों के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ देखिए, हम जानना चाह रहे हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके जो चारों शीर्ष है वो वृत्त के परिधि पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो साथियों? वृत्त की परिधि पर स्थित हो, उसे अपन चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या खास बातें हैं सारी अपन देखते हैं। पहली बात तो अपन ने ये देखा कि इसके चारों शीर्ष कहाँ पर स्थित होंगे साथियों। ये आपके देखिए, पहला शीर्ष हो गया ए, फिर दूसरा हो जाएगा जैसे बी, तीसरा सी और डी। ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? वृत्त की परिधि पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं, ठीक है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। और दूसरी बात, इसमें सम्मुख कोणों का जो योग होता है, सम्मुख कोणों का जो योग होता है प्यारे साथियों, वो कितना होता है? सम्मुख कोणों का योग, और वो होता है साथियों 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको चक्रीय चतुर्भुज को लेकर के दो बातें ध्यान में रखनी है मेनली, कि इसके जो चारों शीर्ष होते हैं, कोणे होते हैं, वो वृत्त की क्या होता है साथियों? परिधि के ऊपर स्थित होते हैं। और दूसरी बात ये ध्यान रखो कि इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये पॉइंट आप चक्रीय चतुर्भुज के लिए लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको और क्या बेसिक बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, उनको भी मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। जैसे देखिए, अपन बात करते हैं जैसे कोई ये वृत्त है, क्या है? ये कोई वृत्त है, और यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है? बी है। तो ये एक ए बी चाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ए बी चाप। तो इस ए बी चाप के द्वारा मान लेते हैं कि दो कोण अंतरित किए जा रहे हैं। एक आपका वृत्त के केंद्र के ऊपर अंतरित कोण किया जा रहा है, जैसे एक तो वृत्त के केंद्र पर कोण बन रहा है, और इस ए बी चाप के द्वारा एक किसी भाग पर, यानी वृत्त के किसी भी एक भाग के ऊपर क्या है? एक कोण और बन रहा है, वो आपका ये हो जाएगा। जैसे ये हो गया ओ बिंदु और ये हो जाएगा पी बिंदु।
यानी इस ए बी चाप के द्वारा, ध्यान दे साथियों, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इस ए बी चाप के द्वारा दो कोण बन रहे हैं, एक आपके केंद्र पर बन रहा है और एक आपके वृत्त के शेष भाग पर बन रहा है। तो इन दोनों में संबंध आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए साथियों? संबंध पता होना चाहिए कि ये जो कोण होता है साथियों, कोण ए ओ बी, क्या होता है साथियों? कोण ए ओ बी, ये आपके यानी वृत्त यानी किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वो आपके वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का क्या होता है? दो गुना होता है। यानी किसका दो गुना होगा? तो इस कोण का, यानी ए पी बी का क्या होगा? दो गुना होगा। या तो इसको इस तरह से बोलो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि किसी चाप के द्वारा यानी वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण होता है, वो क्या होता है? तो उस केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? आधा। या फिर मुझे ये बताना ना कि अगर मैं कह दूं कि शेष भाग पर अंतरित कोण क्या होगा, तो ये शेष भाग पर अंतरित कोण होता है, ये आधा होता है केंद्र पर अंतरित कोण का। क्या होता है? केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है, ए ओ बी। क्या है? ए ओ बी। तो कुछ भी नहीं किया, इस दो को इधर भेज दिया तो 1/2 हो जाएगा, वो बात है। ठीक है, तो पहली बात अपन ने ये सीखी है साथियों कि चक्रीय चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष होते हैं वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, इनके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दूसरा अपन ने देखा कि किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर किसी भी भाग पर अंतरित कोण, इन दोनों में संबंध क्या होता है? तो केंद्र वाला जो कोण होता है किसी भी भाग पर अंतरित कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। या फिर किसी भाग पर अंतरित कोण क्या होगा? तो केंद्र के अंतरित कोण का आधा होगा। ये बात अपन ने याद देखी है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें और क्या क्या पता होना चाहिए? जैसे ये वृत्त है, क्या है? ये वृत्त है। अब इस वृत्त के अंदर जैसे मैं बात करता हूं कि एक ही भाग में अंतरित कोण, जैसे ये आपका एक में ले लेता हूं कि ये है आपका यहां पर, एक में ले लिया, ये जीवा हो जाएगी। क्या है? जीवा, ए बी जीवा है। इस ए बी जीवा दो कोण अंतरित करती है। एक कोण माना कि इसने ये वाला कोण अंतरित किया है, ठीक है ना, ये कोण, और इसने एक और कोण अंतरित किया है इस प्रकार से। अब यहां पर देखिए ये जो दोनों कोण बने हैं, ये कोण और ये, इसको P दे दो, इसको Q दे दो, तो ये APQ और AQB बने हैं। ये दोनों क्या होंगे साथियों? बराबर होंगे। एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो साथियों ध्यान दे, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। बने कोण क्या होते हैं? बने कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये एक ही वृत्तखंड में बने कोण है तो बराबर होते हैं। तो ये आपका कोण कौन सा हो जाएगा? APQ, सॉरी APB है, वो किसके बराबर होगा? तो AQB के बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी ये जो फैक्ट है 1, 2 और 3, ये तीनों ही पॉइंट्स आपको क्या होना चाहिए? क्लियर होने चाहिए, तब जाकर के आगे के सवालों को अपन इजी गोइंग वे के अंदर क्या है साथियों? कर पाएंगे। तो इनको आपकी कॉपी के अंदर अच्छे से नोट कर लो, फिर अपन सवालों को करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, इस सवाल को देखें। ये सवाल में क्या कहना चाह रहा है? आपको स्क्रीन पर सवाल दिख गया होगा। हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके अंदर हमें कोण दे रखे साथियों। एक तो कोण BOC दे रखा है, यहाँ पर देखिए BOC दे रखा है हमें 30 डिग्री, और एक हमें AOB दे रखा है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। हमें इसी वृत्तखंड के अंदर देखो A B C और D, ये चारों ही क्या है? वृत्त की परिधि पर स्थित है। एक D बिंदु भी वृत्त की परिधि पे है। तो मुझे कोण ADC का मान ज्ञात करना। देखिए क्या मान ज्ञात करना है? इस कोण का मान ज्ञात करना है। अब यहां पर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो भी अपन ने पढ़ा कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और शेष भाग पर अंतरित कोण में क्या संबंध होता है। तो यहां पर देखिए प्यारे साथियों, ये आपका एक चाप दिख रहा है आपको, ABC चाप, A से B, B से C, यानी ये जो ABC चाप, इस चाप के द्वारा दो कोण अंतरित हो रहे हैं। देखिए साथियों, एक कोण तो आ रहा है आपके यहां पर देखोगे आप तो किस पर आ रहा है? केंद्र पर आ रहा है। एक तो केंद्र पर कोण आ रहा है और एक कहां आ रहा है? तो वृत्त के शेष भाग पर। तो मुझे इस वाले कोण, पूरे वाले में इस वाले कोण में संबंध पता है। क्या संबंध पता है? कि अगर मैं बोलूं कि ये कोण क्या होता है, तो ये कोण आपके केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। तो यहां पर देखिए मैं इसको हल करता हूं। सबसे पहले मैं को कोण का मान चाहिए AOC, तो यहां लिखूंगा चूंकि कोण AOC बराबर, AOC क्या होगा? तो AOB प्लस BOC, कोण AOB प्लस कोण BOC। तो कोण AOC इज इक्वल टू AOB कितना है? 60, BOC कितना है? 30। तो ये आ जाएगा कोण AOC बराबर 90 डिग्री।
फिर यहां पर अपन देखेंगे कि यहां पर आप देखोगे कि कोण कौन सा चाहिए आपको, ये चाहिए ना एडीसी। तो अपन देखेंगे चूंकि कोण एडीसी ये किसके बराबर होगा, तो ये आपके आधा होगा कोण एओसी का। किसका आधा होगा, कोण एओसी का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, क्योंकि एडीसी बराबर है 1/2 कोण एओसी। तो अब यहां पर मुझे बताओ कोण एडीसी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/2 और एओसी कितना आया अभी 90 डिग्री। कितना आया 90 डिग्री। कटिंग वटिंग करेंगे तो कोण एडीसी बराबर आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, 45 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल को यदि हमें रूल्स पता है तो इजी गोइंग वे में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करो, फिर और कुछ सवाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, इस नए सवाल को देखने का प्रयास करें। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। इधर देखिए, यहां हमें क्या बोला जा रहा है कि ये ओ केंद्र का कोई वृत्त है जिसके अंदर हमें एक कोण दे रखा है पी ओ आर 100 डिग्री है। सॉरी पी ओ आर नहीं है, ये पी क्यू आर है। कितना है साथियों, ये पी क्यू आर है ना, पी ओ आर नहीं है, पी क्यू आर है। ठीक है, पी क्यू आर कितना है 100 डिग्री का दे रखा है। हमें ओपीआर का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना साथियों, ये आपको ओपीआर यानी ये जो कोण दिख रहा है ना साथियों, इसका मान मुझे यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये मैंने लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मान मेरे को यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है, यानी इसकी वैल्यू मुझे पता करनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं जनरल सी बात बताऊंगा कि इस कोण को निकालना है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि ये मुझे बताओ त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। तो बताओ अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूंगा तो ये दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अच्छी बात है। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो फिर मैं तीनों कोणों को जोड़ूंगा तो योग कितना आएगा, 180 आएगा। तो इस कोण की जगह तो ये कोण मान लिख सकूंगा, लेकिन ये वाला कोण को मैं क्या करूं, तो ये कोण मुझे ज्ञात करना है, यानी कोण पीओआर मुझे ज्ञात करना है। अगर मैं कोण पीओआर, ये तो है कोण पीओआर, और ये जो बाहर वाला है ना, ये इस कोण पीओआर का प्रतिवर्ती कोण है। क्या है, प्रतिवर्ती, क्योंकि ये इसका बड़ा वाला रूप है ना। भाई प्रतिवर्ती कैसे निकालते हैं, उस एंगल को आप 360 में से घटा दो तो आपको प्रतिवर्ती मिल जाएगा। तो यहां पर बात करते देखना, मैं इसको हल कर रहा हूं। अपन क्या करते हैं यहां पर देखना, इस प्रतिवर्ती कोण पीओआर की बात करते हैं। प्रतिवर्ती पीओआर, प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण पीओआर। अब ये अपन इस नियम से निकालने का प्रयास करते हैं कि मुझे बताओ ये आपका एक चाप हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका एक चाप हुआ। इस चाप के द्वारा दो कोण बन रहे, देखो एक तो कोण बन रहा है वृत्त के केंद्र पर, और इस चाप के द्वारा एक कोण बन रहा है वृत्त के शेष भाग पर, शेष भाग पर बन रहा है। तो मुझे बताओ ये जो वृत्त के केंद्र पर कोण बन रहा है इस चाप के द्वारा, वृत्त के केंद्र पर कौन सा बन रहा है, ये प्रतिवर्ती पीओआर बन रहा है। ये आपके क्या होगा, तो इस शेष भाग पर बनने वाले कोण का क्या होगा, दुगुना होगा। चूंकि अपने पढ़ा कि चाप के द्वारा केंद्र पर अंतित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतित कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो ये प्रतिवर्ती पीओआर होगा, वो क्या होगा 2 इंटू कोण पी क्यू आर, कौन सा हो जाएगा, पी क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, इस पर अपन कारण लिख सकते हैं कि किसी चाप द्वारा क्या कारण होता है, तो किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर, वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। कितना होता है, 2 गुना या दुगुना या 2 गुना होता है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो बताइए यहां पर प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर कितना आया, तो वो आ जाएगा 2 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 200 डिग्री। कितना आ गया, 200 डिग्री। हमें प्रतिवर्ती पीओआर चाहिए या पीओआर चाहिए, तो हमें पीओआर चाहिए। सो कोण पीओआर बराबर, अगर पीओआर चाहिए तो ये जो प्रतिवर्ती कोण मिला है इसको, ये देखो टोटल कोण कितना होता है 360, अगर ये घटा दूंगा 360 में से, बताओ ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कोण पीओआर आ जाएगा 360 माइनस ये आ जाएगा 200 डिग्री।
कितना आ जाएगा 200 डिग्री। तो कोण पी ओ आर बराबर आ जाएगा 160 डिग्री। कितना आ जाएगा 160 डिग्री। तो इस प्रकार अपने ये कोण निकाल दिया है कि ये कोण कितना आएगा, तो 160 डिग्री आएगा। अब मेरी बात को सुनना, यहां पर देखना, अपन थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, लास्ट स्टेप में चल रहे हैं। क्योंकि यहां आप देखोगे कि ओपी और ओ आर बराबर है, ओपी बराबर ओ आर, त्रिज्या है, बराबर क्यों है, तो ये त्रिज्याएं है, क्या है, त्रिज्या, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। अब मुझे बताओ ये दो भुजा बराबर है, हमने एक त्रिभुज के अंदर पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होते हैं, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। तो ये दोनों बराबर भुजाएं, तो इनके ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपन कह सकते हैं अतः कोण ओपीआर, कोण ओपीआर बराबर OPR और ORP, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ORP। कारण आप लिख देना बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना, बोल रहा हूं वापस, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज, अपन करते हैं OPR में, त्रिभुज OPR में त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन कोणों को जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो हमारे पास देखो POR, कोण POR, कोण POR प्लस OPR और ORP, कोण OPR प्लस कोण ORP बराबर 180 डिग्री। इन तीनों कोणों को जोड़ा मैंने, POR कितना निकाला अभी अपन ने 160, तो यह आ जाएगा 160 प्लस OPR और ORP दोनों बराबर है, मुझे कोण OPR चाहिए, तो मैं इस ORP की जगह भी क्या लिखूंगा, OPR। तो OPR तो रहने दो ऐसा का ऐसा, इस ORP की जगह भी लिख दो OPR बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब OPR OPR कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2OPR। तो 160 को ऐसा कैसा रख दो, ये आ जाएगा 2 कोण OPR बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो इस 160 को उधर भेजो, तो इस चीज को कहां करूं मैं, यहां कर लेता हूं, ठीक है ना, यहां स्पेस है, यहां कर लेता है, और ये आ जाएगा देखना, तो 2 कोण OPR बराबर 180 माइनस 160, ठीक है ना, यहां से मैं इधर आया, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा। तो अब मुझे बताओ 180 में से 60 घटा देंगे तो यह आ जाएगा, डायरेक्ट ही OPR निकाल लेता हूं मैं ना, कोण OPR बराबर, ये घटा दो कितना आ रहा है 60, जो 20 आ जाएगा, ठीक है, और ये 2 बटा में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 डिग्री। कितना आ जाएगा साथियों, 10 डिग्री आ जाएगा। तो ये कोण अगर 10 डिग्री आया है ना, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार कोण OPR अपन ने ज्ञात कर लिया है, कितना आया हमारे पास, 10 डिग्री आया है, ठीक है साथियों। तो इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर अपन एक और सवाल करने का प्रयास करते हैं, ताकि ये आपका इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसको नोट करो। आगे बढ़ते हैं साथियों, सवाल अच्छा है, इसको देखे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हमें इस प्रकार का एक व्यवस्था दे रखी है और हमें कोण दे रखा है ABC, यानी ABC, यानी ये जो पूरा कोण है 69 डिग्री दे रखा है, और ACB यानी ACB ये 31 डिग्री दे रखा है। मुझे BDC का मान ज्ञात करना, BDC का मान ज्ञात करना। अब मेरी बात सुनो साथियों, अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं, यानी कोण A और कोण D दोनों एक ही वृत्तखंड में बने तो दोनों बराबर होंगे। तो मैं क्या करूं, कोण A निकाल लेता हूं। A कैसे निकालूंगा, तो आपको पता है ये एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इस त्रिभुज के आपको दो कोण दे रखे, तो तीसरा कोण अपन निकाल सकते हैं ना। तो यहां पर इसको अपन हल करेंगे और हल में अपन क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ये दोनों अपन लिखेंगे, ठीक है। कोण A अपने को पता नहीं कितना, अपने को पता नहीं। कोण B कितना है, तो 69 डिग्री है, प्लस कोण C कितना है, तो 31 डिग्री है। कितना डिग्री है, 31 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। तो कोण A प्लस ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। कितना, 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो बताओ कोण A बराबर हो जाएगा 180, इसको उधर भेजो -100, तो कोण A बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। कितना हो जाएगा साथियों, 80 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखिए अपन लाइन लिखेंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, मैंने बोला ना वो लाइनें आपके बहुत काम आएगी जो शुरू में लिखी थी। एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, ठीक है, बराबर होते, क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
तो इस कॉन्सेप्ट को काम लेते हुए अपन क्या लिखेंगे कि कोण ए बराबर कोण डी, या फिर बीडीसी, भाई डी का मतलब बीडीसी है ना, कोण ए बराबर कोण बीडीसी। तो कोण ए बराबर बीडीसी है और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, यानी अर्थात कोण बीडीसी कितना है आपके पास, ये है 80 डिग्री, कितना है 80 डिग्री आ गया है। और यही तो हमें ज्ञात करना था और हमने ज्ञात कर दिया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करो। फिर अपन एक और सिद्ध करने वाला सवाल करते हैं, उसके बाद अपन इस प्रश्नावली को यही फिनिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, सवाल बड़ा अच्छा है, इसको देखिए। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें इसे सिद्ध करना, देखिए आपको दे रखा कि ये एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, ये आपको एबीसीडी दे रखा ना, ABCD, ये एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। अब मुझे इसको आयत सिद्ध करना, मेरे को सिद्ध क्या करना है, ये तो हो गई बात, दिया हुआ है, किसकी बात होगी, दिया हुआ है। मुझे सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है, क्या है, आयत है। अब आयत होने के लिए प्यारे साथियों क्या क्या बातें होती है वो आपको पता होना चाहिए। कि पहली बात तो ये है कि आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, जो कि यहाँ से वैसे ही पता चल रहा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो ऑटोमेटिक आमने सामने भुजा बराबर होगी, यानी आमने सामने की भुजाएं तो ऑटोमेटिक बराबर हो चुकी है। अब दूसरी बात आती है कि हमें इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो 90 डिग्री कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहली बात हमें ये पता है कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंदर अपन जानते हैं कि आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यह मैं हल करता हूं और हल करने में मैं लिखूंगा कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आसन कोण, ये क्या है साथियों, आसन कोण, क्या है, आसन कोण, ठीक है। इसी प्रकार मैं देखो ये समीकरण आपके एक दे सकता हूं, फिर कोण डी और सी को जोड़ता हूं, कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, समीकरण 2, कारण वही है आसन कोण। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं, इसकी राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना आ जाएगा, कोण डी प्लस कोण सी। अब यहां पर देखिए साथियों, हमने पढ़ा कि एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर देखिए एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण, तो बताओ ए और बी एक ही वृत्तखंड में बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो आप बोलोगे बिल्कुल बन रहा है, तो एक ही वृत्तखंड के अंदर बन रहा है। तो यहाँ पर देखना थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, वापस करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखना हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो देखना मैं लिखना चाह रहा हूँ कि कोण ए बराबर कोण बी लिखना चाह रहा हूँ, और कोण सी बराबर लिखना चाह रहा हूँ कोण डी। कारण ये हो जाएगा एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, वृत्तखंड में बने कोण, क्या हो जाएगा, बने कोण, इसलिए मैं इनको बराबर लिख रहा हूं। एक्चुअली मुझे क्या करना है कि प्रत्येक कोण को 90 डिग्री लेकर के आना है, ठीक है। तो अपने एक ही समीकरण से काम हो जाएगा इसमें, ये अगर नहीं भी करते ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कि a प्लस बी कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, और यहाँ a और b दोनों क्या है, बराबर है। तो ये चीज अगर मैं ये वाली चीज यहाँ पुट करता हूँ समीकरण 1 में, तो मुझे क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा कि a और b दोनों बराबर है। तो कोण a को आप ऐसा कैसा रखो, कोण b को भी आप, कोण b की जगह भी कोण a लिख दो, और बराबर आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। तो यह आ जाएगा 2 कोण a बराबर 180 डिग्री। तो बताओ कोण a बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री आएगा। तो फाइनली कोण a कितना मिला मुझे, कोण a 90 डिग्री मिला। कोण a 90 है तो कोण a किसके बराबर, b के, तो b भी कितना होगा, 90। और ये एक समांतर चतुर्भुज है तो जिसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो ये भी कितना आएगा, 90, और इसके सामने वाला ये भी कितना आएगा, 90 आएगा। तो इस प्रकार, इसी प्रकार अब क्या हो जाएगा, इसी प्रकार कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री सिद्ध हो चुका है। अतः अपन कह सकते हैं कि अतः ABCD एक आयत है, क्या है, एक आयत है। इस प्रकार अपन सवालों को क्या कर सकते हैं साथियों, सिद्ध भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने प्रश्नावली 9 वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा है। इस कॉन्सेप्ट को काम लेते हुए आप बाकी के सवालों को करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास में अपन यहाँ तक ही देखेंगे।
आपको ये क्लासेस कैसी लगी है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। क्या आपको वाकई में फ़ायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है ना। इन सारी बातों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि ये आपके लिए कितनी इफेक्टिव क्लासें हो पा रही है, ठीक है। तो साथियों आज के लिए यही तक देख पाएंगे, बाकी आने वाली क्लासों में अपन और भी बहुत सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अंत में यही कह के जाऊँगा आपको कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।